परछाई एपिसोड 33। अब आगे। युवराज और सुहानी कार से बाहर निकलते हैं। युवराज सामने देखते हुए कहता है, सुहानी तुम इस वक्त मुझे मंदिर लेकर क्यों आई हो? सुहानी युवराज को देखकर कहती है, क्योंकि हम अभी शादी कर रहे हैं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहानी के दिमाग में ये सब चल रहा है। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। सुहानी ने उससे एक बार भी शादी के लिए पूछा तक नहीं था। सुहानी और युवराज बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी सुहानी युवराज का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। युवराज अभी भी शौक में था, वो सुहानी से कुछ कह नहीं पा रहा था। जब सीढ़ियां चढ़कर सुहानी मंदिर के अंदर जाने लगती है, तब युवराज अपने कदम वहीं रोक लेता है, आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर सुहानी पीछे पलटकर युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती है। युवराज खुद को मजबूत करते हुए कहता है, हम ये शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर सुहानी युवराज के नजदीक जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों? युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी युवराज के मन की बात अच्छे से समझ रही थी। वो आगे कहती है, युवराज सर, आपको लगता है कि अगर हमारी शादी होने के बाद आपको कुछ हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन अगर हमारी शादी नहीं भी होती है तो भी ऐसा ही होगा। मेरी लाइफ में आपकी जो जगह है वो हमेशा आपकी ही रहेगी। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं उससे पहले हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसी वक्त आपसे शादी करना चाहती हूँ। सुहानी की बातें सुनकर युवराज उसे गले से लगा लेता है। इस वक्त उन दोनों की आंखें नम थी। युवराज हमेशा सुहानी के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर हैरान रह जाता था। कुछ देर बाद युवराज सुहानी से अलग होकर कहता है, वैसे ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, हम थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते। इन कैजुअल कपड़ों में कौन शादी करता है? सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अगर मैंने आपको ये पहले ही बता दिया होता तो आप मेरे साथ आते ही नहीं। सुहानी की बात सुनकर युवराज मुस्कुरा देता है और उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर में निशा और विवेक उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही शादी की सारी तैयारियां कर रखी थी। युवराज और सुहानी शादी के मंडप में बैठ जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है। उस मंदिर में सुहानी, युवराज, निशा, विवेक और पंडित जी के अलावा और कोई भी नहीं था। विवेक सुहानी के अचानक से लिए इस फैसले से हैरान था, लेकिन निशा बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान युवराज दीवान उसका जीजू बनने वाला था। निशा एक्साइटेड होकर विवेक से कहती है, विवेक। विवेक मंडप की तरफ देखते हुए कहता है, हम। निशा मुस्कुराते हुए कहती है, चलो ना, हम दोनों भी आज ही शादी कर लेते हैं। निशा की बात सुनकर विवेक अपनी नज़र मंडप से हटाते हुए निशा पर ले जाता है। विवेक निशा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बेवकूफ़ी वाली बात कही हो। विवेक की नज़रों को देखकर निशा कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवेक कहता है, हम दोनों अभी सिर्फ 20 साल के हैं, अगर हमने शादी की ना, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। निशा चिढ़ते हुए विवेक से कहती है, सुहानी भी तो हमारे ही एज की है ना, वो तो कर रही है शादी। विवेक कहता है, सुहानी युवराज दीवान से शादी कर रही है, जो इस स्टेट के सबसे रिच और पावरफुल इंसान है, और मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ। विवेक का जवाब सुनकर निशा अपना मुंह बना लेती है और फिर मंडप की तरफ देखने लगती है। युवराज और सुहानी मंडप में बैठे अपनी शादी की रस्में पूरी कर रहे थे। कुछ देर के लिए ही सही उन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो दोनों कुछ देर के लिए आने वाले खतरे को बिल्कुल भूल चुके थे। कुछ घंटों बाद उन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और वो मंडप से उठकर निशा और विवेक के पास जाते हैं। वो दोनों खुश होकर युवराज और सुहानी को बधाई देते हैं और फिर वो सब वापस घर चले जाते हैं। इधर समायरा अर्नव के घर से निकलकर जंगल के अंदर जाने लगती है। समायरा को पता नहीं था कि दृष्टा कहाँ है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से दृष्टा की ऊर्जा को महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जंगल को पार करके समायरा पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ देर चलने के बाद समायरा को एहसास हो जाता है कि दृष्टा उसके आसपास ही है। तभी समायरा के शरीर में काफी तेज दर्द होने लगता है। ये वही दर्द था जो उस रात दृष्टा ने समायरा को दिया था। धीरे धीरे समायरा का दर्द बढ़ता जा रहा था और दर्द की वजह से वो लड़खड़ाने लगी थी। समायरा लड़खड़ाते हुए एक पेड़ पर जाकर टिक जाती है। अगले ही पल उस पेड़ की एक डाली से नीचे छलांग लगाते हुए दृष्टा समायरा के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
समायरा को पहले ही इस बात का अंदाजा था कि दृष्टा उसके सामने आने ही वाली है। समायरा को उस दर्द में देखकर दृष्टा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक डेविल सामिल के साथ अपनी भयानक आवाज में समायरा से कहती है, तुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। आज तुझे मुझसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। दृष्टा की बात सुनकर समायरा दर्द की वजह से हौंफते हुए कहती है, आज मैं यहाँ तुम्हारे ही फायदे के लिए आई हूँ। समायरा के इस जवाब से दृष्टा चौंक जाती है और वो गुस्से में समायरा से कहती है, तू भी रक्षा की तरह बहुत चालाक है। तू ये सब मेरा ध्यान बटाने के लिए कह रही है ना। समायरा दृष्टा को अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। मैं जो तुमसे कहने आई हूँ वो तुम्हारे ही फायदे की बात है। दृष्टा समायरा के करीब जाकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, झूठ मत बोल, तू क्यों मेरा फायदा चाहेगी। समायरा दृष्टा की आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि इसके बदले तुम मेरी मदद करोगी। समायरा का जवाब सुनकर दृष्टा कहती है, कैसी मदद। अब समायरा को दृष्टा की आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। ये देखकर समायरा कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। समायरा के ऐसा करने पर उसके शरीर का दर्द कम होने लगता है और कुछ ही देर में वो दर्द खत्म हो जाता है। समायरा जानबूझकर दृष्टा को खुद को नुकसान पहुंचाने दे रही थी, जिससे दृष्टा उसकी बात सुने। समायरा जानती थी कि अगर वो आते ही दृष्टा का सामना करने लगेगी तो दृष्टा कभी उसकी बात नहीं सुनेगी। कुछ देर बाद समायरा अपनी आंखें खोल लेती है। ये सब देखकर दृष्टा समझ जाती है कि इस बार उसकी शक्तियों का समायरा पर कुछ खास असर नहीं हुआ है। समायरा अपनी कॉलर से दृष्टा का हाथ हटाते हुए खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद कर लेती है। इसके बाद वो 2-3 कदम चलते हुए कहती है, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपने फायदे की बात सुन लेनी चाहिए। दृष्टा अपनी खूंखार आंखों से समायरा को सवालिया नजरों से देखने लगती है। समायरा उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एक ऐसा शिकार ढूंढ रही हो जिसने मृत्युंजय साधना सिद्ध किया हो, और मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बहुत ताकतवर है और उसने मृत्युंजय साधना सिद्ध किया है। दृष्टा बेचैनी से समायरा के पास जाकर कहती है, कौन है वो। समायरा कहती है, वो एक तांत्रिक है, भैरवनाथ। तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकती हो और उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दृष्टा समायरा पर शक करते हुए कहती है, लेकिन तू मेरी मदद क्यों करेगी। समायरा जवाब देती है, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है और मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर दृष्टा गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, तू अपनी माँ की तरह ही है, तू अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। समायरा एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहती है, ठीक है फिर, अगर तुम्हें भैरवनाथ नहीं चाहिए तो फिर मैं चलती हूँ। तुम अच्छे से जानती हो कि उसका शिकार करने के लिए मुझे कोई न कोई अघोरी जरूर मिल जाएगा। ये कहते हुए समायरा वहां से जाने लगती है। समायरा को वहां से जाते देख दृष्टा कहती है, रुक जा। ये सुनकर समायरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसे पहले से पता था कि वो दृष्टा को अपनी मदद करने के लिए मना ही लेगी। समायरा अपनी स्माइल छुपाते हुए पीछे पलटकर कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ हो। दृष्टा कहती है, हाँ, लेकिन हमारा हिसाब अभी बाकी है। समायरा कहती है, हाँ बिल्कुल। ये कहते हुए समायरा दृष्टा को सारी बातें समझाने लगती है। शुरू में दृष्टा युवराज का साथ देने के नाम पर पीछे हट जाती है, क्योंकि युवराज ने उसे हट करके उससे दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन आखिरकार समायरा दृष्टा को राजी कर ही लेती है। इधर युवराज और सुहानी मंदिर से अपने घर आ जाते हैं। अपने रूम में आते ही युवराज सुहानी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो सुहानी की कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसके खूबसूरत चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगता है। सुहानी युवराज की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। युवराज सुहानी के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं बस अपनी खूबसूरत वाइफ को देख रहा हूँ। कुछ देर बाद युवराज आगे कहता है, और अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम अब मुझे युवराज सर कहना बंद करो। ये सुनकर सुहानी अपना मुंह बनाने हुए कहती है, मैं आपको युवराज सर नहीं तो क्या कहूँ। युवराज कहता है, तुम मुझे सिर्फ युवराज कह सकती हो। सुहानी उसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैं आपको युवराज नहीं कह सकती, आप युवराज सर हो ना। सुहानी के ये बात सुनकर युवराज अपना सर पकड़ लेता है। वो उस टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, अच्छा वो रहने दो, मुझे ये बताओ आज रात का क्या प्लान है। सुहानी युवराज पर शक करते हुए कहती है, क्या मतलब। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना। ये सुनकर सुहानी हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर युवराज को घूरने लगती है। अगले ही पल वो युवराज की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, युवराज सर,
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? युवराज सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वही बातें जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। मैं तो वेट करने के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हें ही शादी की बड़ी जल्दी थी। सुहानी अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाकर कहती है, दादा देखिए युवराज सर, मैंने इन सब चीजों के लिए आपसे शादी नहीं की है। युवराज कहता है, फिर क्यों की? सुहानी कहती है, क्योंकि अब मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुहानी की बात सुनकर युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे सुहानी की बात समझ नहीं आती। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, क्या मतलब? सुहानी युवराज पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने देखा है कि आपको हमेशा सिर्फ दूसरों की जान की परवाह होती है, आप कभी अपनी परवाह नहीं करते। लेकिन अब हमारी शादी हो गई है, अब आपकी लाइफ मेरे साथ जुड़ चुकी है। अब आपको मेरे लिए खुद को सेफ रखना होगा। अगर आपको कुछ भी हुआ ना, तो ट्रस्ट मी, मैं अपने साथ ऐसा कुछ कर लूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सुहानी की बात खत्म होते ही युवराज उसे हक कर लेता है। कुछ देर बाद युवराज सुहानी को बाहों में लिए हुए कहता है, तो मिसेस युवराज दीवान, ये शादी मेरे लिए एक वार्निंग है। सुहानी भी युवराज के सीने से लगकर कहती है, हम। ये सुनकर युवराज सुहानी से अलग होता है और उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा देता है। इसके बाद युवराज सुहानी के पास ही लेटकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए सो जाता है। सुबह हो चुकी थी। अर्नव आराम से अपने बेडरूम में सो रहा था। तभी उसकी नींद खुलती है और वो समायरा का नाम लेते हुए फौरन उठकर बैठ जाता है। नींद खुलते ही अर्नव के मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि कहीं समायरा उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है। अर्नव देखता है कि वो अपने कमरे में अपने बेड पर ही सोया हुआ है। ये देखकर अर्नव चैन की सांस लेता है। वो समझ जाता है कि उसे बेडरूम में समायरा ही लेकर आई है, इसका मतलब वो अभी भी अर्नव के घर में ही थी। अर्नव फौरन अपने बेड से उठकर समायरा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। हर दिन से अलग अर्नव बिना नॉक किए समायरा के कमरे के अंदर चला जाता है। समायरा इस वक्त अपने ध्यान पर बैठी थी। अर्नव के वहां आते ही समायरा का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। समायरा देखती है कि उसके सामने अर्नव खड़ा है और उसे गुस्से से देख रहा है। आज अर्नव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। कल रात एक पल के लिए उसे ऐसा लगा था जैसे समायरा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है और इसके बाद वो समायरा को कभी नहीं देख पाएगा। ये थॉट ही अर्नव को बेचैन करने के लिए काफी था। समायरा अब अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। समायरा के उठते ही अर्नव तेजी से उसके पास जाता है। अर्नव समायरा की बाहों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से उससे कहता है, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे पास पावर्स, मतलब तुम कुछ भी करोगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि कल रात मुझ पर क्या बीत रही थी? मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूँ। समायरा बिना कुछ कहे बस अर्नव की आंखों में ही देख रही थी। समायरा को अर्नव की बेचैनी उसकी आंखों के साफ दिखाई दे रही थी। समायरा की खामोशी अर्नव को और भी परेशान कर रही थी। अर्नव समायरा की बाहों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके करीब जाकर कहता है, समायरा, मुझे सच सच बताओ, कल रात तुम कहाँ गई थी? समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, दृष्टा के पास। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि जिस दृष्टा ने समायरा की जान लेने की कोशिश की थी, समायरा उसी से मिलने क्यों गई थी। अर्नव खुद को संभालते हुए कहता है, तुम उसके पास क्यों गई थी? समायरा उसी अंदाज में कहती है, आज रात हम उस कुएं के अंदर जा रहे हैं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।